फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक और नाम दिया जाता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है। देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्या करके भाई, n ट्रायल्स करके, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को n बार करके। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम जैसे कि कंसीडर कर सकते हैं भाई, कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से कि लाइक हमने कॉइन उछाला है। ठीक है, और हम बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो। मान लो हमने कॉइन 8 बार उछाला है और हम बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम मुझे 4 बार तो हेड मिला है, 4 बार तो हेड मेरे को आया ही हो। ठीक है, 8 बार कॉइन उछालने पर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सेम एक्सपेरिमेंट को n बार हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को हम n बार रिपीट करते हैं। इन n को हम बोलते हैं भाई n ट्रायल हमने उसके किए हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट को, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम एक बार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल। तो जब उसको n बार हम कर रहे हैं ना, तो मतलब हमने उसके n ट्रायल्स किए हैं। अब वो जो ट्रायल्स हैं ना, वो बर्नौली ट्रायल्स कब माने जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कौन सी होनी चाहिए उनके अंदर, उन ट्रायल्स के अंदर। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उन ट्रायल्स के अंदर कि उनको हम क्या बोल दे, बर्नौली ट्रायल्स। और अगर वो बर्नौली ट्रायल्स हुए ना, तभी वो क्या है भाई, उनके अंदर क्या लगेगा, बाइनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है ना, तभी हम उनमें यूज़ कर सकते हैं। कब, जब वो बर्नौली ट्रायल्स के कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होती है इसकी, कि जो हमारे ट्रायल्स हैं वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, कि भाई हम जो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं ना कोई, तो उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ही रिपीट करें। लाइक हम कॉइन उछाल रहे हैं ना, तो हम उसको 8, 10, 15 मतलब ऐसे फाइनाइट नंबर में ही उछालें। ऐसा ना हो कि तुम बोल दो इनफाइनाइट नंबर में नंबर ऑफ टाइम्स हमने कॉइन उछाला है। ऐसा नहीं हो सकता है। बर्नौली, अगर हम चाहते हैं कि वो एक ट्रायल बर्नौली ट्रायल बन जाए, तो वो बर्नौली ट्रायल नहीं माना जाएगा। उसके अंदर क्या है, जो एक्सपेरिमेंट है उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सेकंड जो हमारे कंडीशन है वो क्या है, ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कि जो ट्रायल है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हर एक ट्रायल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, 2 ही आउटकम पॉसिबल होने चाहिए। ठीक है, उस ट्रायल के 2 ही आउटकम्स पॉसिबल होने चाहिए, दैट इज़ सक्सेस और फेल्योर। ठीक है, जैसे वो हमने एग्जांपल कंसिडर किया था ना भाई, 8 बार कॉइन उछाला, कम से कम 4 बार तो हेड आई ही। तो या तो हेड आएगा ही, तो या तो सक्सेस ही आएगा, सक्सेस ही होगा, या फेल्योर ही हो। मतलब या तो हेड आए और या वो ना ही आए, मतलब टेल आ जाए। ठीक है, 2 ही आउटकम्स होने चाहिए उस ट्रायल के। अब हमारा फोर्थ कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट रिमेन सेम थ्रूआउट। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर चेंज नहीं होंगे, हर ट्रायल के लिए वो सेम ही रहेगा। तो अगर ये 4 कंडीशन फॉलो हो जाती हैं, तो जो हम ट्रायल्स कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे थे जिस एक्सपेरिमेंट को, वो ट्रायल हो जाएगा बर्नौली ट्रायल। और अगर वो ट्रायल बर्नौली ट्रायल हो जाता है, तो हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, हम अब उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है इसमें, अब हम पढ़ रहे हैं भाई सिंबल्स जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला अपना सिंबल जो है ना वो है एन। ठीक है, जो ये एन है ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के लिए, यानी कि हमने कितनी बार कितने ट्रायल के, या फिर हमने उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया एक एक्सपेरिमेंट को। सेकंड होता है आर। आर क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम सक्सेस अकर्स। ठीक है, यानी कि आर किसको डिनोट करेगा, देखो सक्सेस क्या है, लाइक वो हमसे यूँ पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड कम से कम 4 बार आया हो। तो यानी कि हमारे यहाँ पे मेन फोकस क्या है भाई, हेड हमें मिले, हेड मिलना ही है, तो वो हमारी सक्सेस है कि हमें हेड मिले कॉइन पे, वो हमारी सक्सेस है। तो वो सक्सेस कितनी बार मिलती है, मान लो 8 बार कॉइन उछाला है, 4 बार वो हेड मिलता है, या फिर जो हमारा सक्सेस है वो मिलता है हमें 4 बार, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और 8 बार एक्सपेरिमेंट किया तो वो हो जाएगा एन। ठीक है, तो सक्सेस कितनी बार मिलते हैं वो है आर। जो थर्ड सिंबल हम यूज़ करते हैं इसके अंदर वो है पी। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि जिस एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ हमारी क्या है सक्सेस है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम मानते हैं पी। फोर्थ पॉइंट हमारा है, सिंबल है क्यू। ठीक है, क्यू सिंबल यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो मान लो उसमें हम अगर कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में देखें तो सक्सेस था हमारा हेड, फेल्योर था टेल, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक ट्रायल में कि भाई हम एक कॉइन को, क्योंकि हर ट्रायल में वो सक्सेस और जो अपनी फेल्योर है इनकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि हम बर्नौली ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पी और क्यू की वैल्यू के लिए एक ट्रायल को ही कंसिडर करते हैं। मीन्स हम एक कॉइन को एक बार ही उछाल लें, तो पी और क्यू क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। एक कॉइन को एक बार उछालो, हेड और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2। ठीक है, ये तो थे अपने सिंबल्स। अब हम कुछ देख लेते हैं भाई जनरल सी चीज़ जो इसमें फॉलो होंगी। जो इसमें ये पी और क्यू होता है ना, पी प्लस क्यू का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अब जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना यहाँ पर, x इक्वल्स टू आर, यानी कि आर सक्सेस के लिए, जैसा कि उसने हमसे पूछा था कि 8 बार कॉइन उछाला और हमें 4 बार, एटलिस्ट की जगह हम सीधा ही बोल रहे हैं कि हमें 4 बार हेड मिले, एटलिस्ट वाली बात नहीं है, हमें 4 बार हेड मिले। वो बोल रहा है कि 8 बार कॉइन उछाला और 4 बार हेड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तब आर की वैल्यू 4 होगी। एटलिस्ट वाले में अलग वैल्यू होगी आर की, सिर्फ 4 कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू आर, यानी कि आर सक्सेस के हम चाहते हैं 8 बार कॉइन उछालो और 4 बार हेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वहाँ पे आर की वैल्यू 4 हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू आर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि जो इसमें हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है, NCR, यानी कि n कॉम्बिनेशन आर, p रेज टू पावर r, q रेज टू पावर n माइनस r। ठीक है, जहाँ पे एन पी ये जितने भी सिंबल्स हमने यूज़ किए, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि वो हैं क्या। तो ये अपना वो मेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो कि हमें क्या करना है भाई, यूज़ करना है। ठीक है, कब यूज़ करना है, जब वो ट्रायल्स क्या हों, बर्नौली ट्रायल्स हों। ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं,
बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला है भाई, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r इज इक्वल टू एन से आर p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। अब एक और जनरल सी चीज़ है कि जब भी हमसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एट लिस्ट, ठीक है भाई, एट लिस्ट इतने बार ये काम हुआ, तो हम उसको जनरली 1 माइनस पी नन की निकाल लेते हैं। ट्रिपल्स के थ्रू देखने पे वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस पी नोट के निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, वो क्या है, अ डाई इज थ्रोन 8 टाइम्स, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक डाई है हमारे पास, उसको हमने 8 बार थ्रो किया। इफ़ गेटिंग एन इवन नंबर इज़ अ सक्सेस, इन्होंने बोल दिया खुद ही कि सक्सेस क्या है, इवन नंबर। डाई पे हमारे नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सक्सेस क्या है, सक्सेस डिफाइन कर रखे क्या, गेटिंग एन इवन नंबर, कि डाई पर क्या है, इवन नंबर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमें एट लीस्ट 7 सक्सेस मिले। तो क्या हम देख सकते हैं, क्या हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रायल्स जो हैं ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हुए हैं, 8 बार ही उछाला है। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट भी हैं भाई, एक डाई को हम पहली बार उछालते हैं, दूसरी बार उछालते हैं, क्या वो एक दूसरे से कैसे भी अफेक्ट होते हैं, नहीं होता। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, 2 ही आउटकम हैं भाई, इवन नंबर आ सकता है, इवन नंबर ना आए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, ठीक है। यही होगा भाई, ओड आएगा इवन आएगा, सक्सेस होगा या तो इवन आएगा या नहीं आएगा। क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो ना तो इवन है ना ओड है, नहीं है, ठीक है। तो या तो इवन आएगा या ओड आएगा, या सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, 2 ही आउटकम है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि सक्सेस क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। क्या हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि एक डाइस हमने उछाला और हमें इवन नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो P जो कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस यहाँ पे क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। तो क्या हम इसमें से प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं इवन नंबर मिलने की। टोटल नंबर्स हैं 6, इवन नंबर कितने हैं, 1 2 और 3, तो फेवर में हो गए 3 नंबर, क्या आ गई 1/2, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 1/2। क्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है P प्लस क्यू होता है 1, तो क्या यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाता है, क्यू भी 1/2, देयरफॉर क्यू भी क्या हो गया 1/2, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, P आ गया, हमारे पास Q आ गया है, हमारे पास N भी है क्योंकि हमने उस डाई को कितने बार थ्रो किया है, एक्सपेरिमेंट को कितने बार रिपीट किया है, 8 बार, कितने बार किया उस एक्सपेरिमेंट को, 8 बार, N भी आ गया हमारे पास। अब हमें अगर वैल्यू चाहिए ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो वो चाहिए R की। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि एट लीस्ट 7 सक्सेस मिले, ठीक है। R क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, भाई कितने बार मिले है सक्सेस। R जो होता था वो क्या होता था,
नंबर ऑफ टाइम सक्सेस अकर्स। ठीक है, ये होता था आर। तो इन्होंने क्या कहा है कि एट लीस्ट 7 सक्सेस मिलने चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, आर क्या हो जाएगा कि एट लीस्ट 7 का मतलब है 7 या 7 से बड़ा। ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम 7 सक्सेस तो मिले ही, मतलब कम से कम 7 तो मिलने ही चाहिए, मतलब 7 या 7 से ज़्यादा सक्सेस मिले। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, क्या है, तो 7 से बड़ा तो हमारे पास क्या बचा, 8 ही बचा। ठीक है, तो हमें उसकी चाहिए। अब आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यानी कि हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आर था, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब जस्ट क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 7 प्लस 7 से बड़ा। अब x की वैल्यू r की वैल्यू बोल दो। ठीक है, 8 बार अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो हमारा सक्सेस है, बोल दो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बोल दो, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेके वहीं तक जाती है। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इक्वल टू 7 तो समझ आता है, बट ग्रेटर कहाँ तक जा सकती है x की वैल्यू, 8 तक ही जा सकती है। यानी कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ रखनी है, क्योंकि यही हमारी क्या r की वैल्यू है। तो अब प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखते जाओ। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज़ रखनी है। n की वैल्यू है 8, यानी कि 8c, और कितने यहाँ पे 7। p की वैल्यू है 1/2 रेज टू पावर r कितने इस केस में 7, और 1/2 यहाँ पे रह जाता है 8 माइनस 7 प्लस बॉक्स ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे हम। x इक्वल्स टू 8 के लिए 8c, r की वैल्यू यहाँ पर 8 है, p है 1/2 रेज टू पावर r यानी कि 8, q यानी कि 1/2 रेज टू पावर n माइनस r यानी कि 8 माइनस 8। अब इसको आगे हम सॉल्व करें अगर, तो ये बन जाएगा 8c7। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था एक क्वेश्चन के अंदर कि कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8c7 की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है, इनटू ये देखो 1/2 रेज टू पावर 7 और 1/2 रेज टू पावर, ये हो जाएगा 8 माइनस 7 1 प्लस 8c8 होता है भाई 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 8 इंटू 1/2 रेज टू पावर ये 0। ठीक है, 8 इंटू अगर यहाँ पर क्या है, बेस से मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 1/2 रेज टू पावर 8 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 8, क्योंकि किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/2 रेज टू पावर 8 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 8 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया भाई ये 1/2 रेज टू पावर 8 इंटू 9। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 9/2 रेज टू पावर 8 होता है 256। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्या क्वेश्चन था कि हमें एटलीस्ट 7 सक्सेस मिले, यानी कि 7 सक्सेस हमें चाहिए थी, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी फाइनली आ चुकी है कितनी,
9/256। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन हिट्स अ टारगेट इज 0.4। कि भाई हमने एक प्लेन से कोई बॉम्ब फेंका है और वो हमारा जो टारगेट है उसको हिट कर दे, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.4। 2 bombs कैन डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। भाई एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है हमें, उसके लिए कम से कम 2 बॉम्ब तो हमें फेंकने ही पड़ेंगे। भाई हमारा टारगेट जो है ना वो ब्रिज है, हमें उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है। तो एक ब्रिज को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो इन्होंने दे रखा है कि कम से कम 2 बॉम्ब तो चाहिए ही है। इन ऑल 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड। और हमने उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 6 बॉम्ब फेंके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। प्रोबेबिलिटी निकालो कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, नंबर ऑफ बॉम्ब्स हमने जो फेंके हैं। भाई बॉम्ब फेंकना ब्रिज के ऊपर कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो एक टाइप से 6 बार उस पर बॉम्ब फेंकना, ये एक टाइप से हमारे वो नहीं होगे कि भाई हमने एक एक्सपेरिमेंट को क्या किया 6 बार रिपीट किया। भाई उसी ब्रिज पे हमने 6 बार क्या किए हैं, 6 बॉम्ब फेंके हैं हमने। ठीक है, 6 बार 6 नहीं, मतलब 6 बॉम्ब फेंके हैं ओवरऑल। तो एक टाइप से ये नहीं हो गया कि हमने भाई एक एक्सपेरिमेंट को 6 बार रिपीट किया, क्योंकि क्या किया भाई, बॉम्ब उठा के 6 बार हमने किया क्या है, एक बॉम्ब उठाया और उस पे ब्रिज पे फेंक दिए। तो यानी कि एक टाइप से क्या हो जाता है भाई, हमने एक एक्सपेरिमेंट को 6 बार रिपीट किया, तो n हो गया यहाँ पर 6। ठीक है, n हो गया 6। अब वो जो बॉम्ब है ना, कोई बॉम्ब टारगेट को हिट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। बॉम्ब 6 बॉम्ब फेंके हैं, अब वो टारगेट को हिट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे सक्सेस है वो यही तो है कि बॉम्ब जाके भाई टारगेट को हिट करें। यही तो हमारी सक्सेस है कि बॉम्ब जाके टारगेट को हिट कर दे। तभी जाके फाइनली क्या होने वाला है, जब ये बॉम्ब कम से कम 2 बॉम्ब टारगेट को हिट करेंगे ना, तब जाके ही तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा क्या है, इन्होंने बोला कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए, और ब्रिज डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये पूछना है प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम 2 बॉम्ब क्या कर दे, टारगेट को हिट कर दें। तभी क्या होगा, ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा जब कम से कम 2 बॉम्ब क्या कर देंगे, टारगेट को हिट कर देंगे। तो यहाँ पे सक्सेस हमारी क्या है कि बॉम्ब टारगेट को हिट कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि इन्होंने खुद ही दिया है कि कोई बॉम्ब टारगेट को हिट करता है, तो वो कितने हैं, 0.4 है। तो क्या हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि Q और P का सम 1 होता है, तो इसलिए P की वैल्यू है तो P की 0.4 है, तो Q की हो जाती है 0.6। 1 में से इसको माइनस कर दिया, N आ गया, P आ गया, Q आ गया। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें बस चाहिए R। तो हमारी सक्सेस क्या है कि कोई बॉम्ब टारगेट को हिट कर दे। तो R क्या होता है कि वो सक्सेस कितने बार हो, वो चीज़ इस लाइन से डिसाइड होती है। मतलब यहाँ से मेन तो यहाँ से कि भाई ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए, हमें ब्रिज को डिस्ट्रॉय करवाना है। तो एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए कम से कम हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्रिज क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे हैं, मतलब ब्रिज डिस्ट्रॉय होने का क्या मतलब है, ब्रिज कब डिस्ट्रॉय होगा, जब हमारी सक्सेस क्या है कि बॉम्ब जो है, सक्सेस क्या हमारी कि बॉम्ब हिट करे टारगेट। ठीक है, तो ब्रिज डिस्ट्रॉय करने का इनडायरेक्टली क्या मतलब है
कि कम से कम 2 बॉम्ब तो टारगेट को हिट कर ही दे, क्योंकि तभी डिस्ट्रॉय हो सकता है ब्रिज जब एटलीस्ट 2 बॉम्ब क्या करेंगे, अपने टारगेट को हिट कर देंगे। ठीक है, एटलीस्ट हमारे 2 बॉम्ब टारगेट को क्या कर दे, हिट कर दे, तभी। उसी का क्या मतलब है कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ब्रिज तभी डिस्ट्रॉय होगा कि कम से कम 2 बॉम्ब तो चाहिए ही है कि क्या कर दे, वो टारगेट को हिट कर दे। यानी कि आर, यानी कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ सक्सेस, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स की बॉम्ब टारगेट को हिट कर दे, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कराना है तो कम से कम 2 बॉम्ब तो चाहिए जो कि टारगेट को हिट कर दें। तो ब्रिज डिस्ट्रॉय अगर करवाना है तो इसका मतलब ये है कि सक्सेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स हमें मिलनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू आर क्या होता है, एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू आर, आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब देखो ये क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 4 वाली प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 वाली और एक्स इक्वल्स टू 6 वाली। ये प्रोबेबिलिटीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो या तो हम ये निकाल लें सारी, या फिर हम क्या कर दें, 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। यानी कि वही तो ये बात है जो हमने वो पॉइंट डिस्कस किया था ना, वो यही काम आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब हुआ कि एट लीस्ट 2 सक्सेस मिले। तो एट लीस्ट की अगर निकालना है ना तो हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस पी नन, कि भाई एक भी, मतलब एट लीस्ट 2 बोला है ना तो 1 में से उसका उल्टा करो माइनस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का उल्टा क्या है, लेस देन 2, और लेस देन 2 का मतलब 0 और 1। तो हम क्या कर देते हैं, 1 में से इसका उल्टा का जो प्रोबेबिलिटी आता है वो हम घटा देते हैं। तो इसको निकालने का और इसको निकालने का मतलब एक ही है। तो अब हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारी निकालना थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, तो हम यही करेंगे भाई। x इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू है 6, यहाँ पे 6 पुट किया, c r क्या है यहाँ पर 0, p की वैल्यू है 0.4 रेज टू पावर r यानी कि 0, और q की वैल्यू है 0.6 रेज टू पावर n माइनस r यानी कि 6 माइनस 0 प्लस। ठीक है, एक तो ये टर्म हो गया अपने। अब x इक्वल्स टू 1 चाहिए, n फिर से है 6, r है 1। ठीक है, p हो गया 0.4 रेज टू पावर r यानी कि 1, और ये q हो गया 0.6 रेज टू पावर 6 माइनस 1 क्या हो जाता है 5। ठीक है, बस हमें ये सॉल्व करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाता है 1 माइनस 6c0, ये हो जाता है 1, फिर 0.4 रेज टू पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। अब ये है 6 माइनस 0 यानी कि 0.6 रेज टू पावर 6 प्लस 6 से 1 होता है 6 इंटू 0.4 इंटू 0.6 रेज टू पावर 5। ठीक है, 1 माइनस, इसको हम ले लेते हैं 6/10 के पावर 6 के फॉर्म में, इसको लिख देते हैं, ये पॉइंट्स नीचे ले जा रहे हैं हम, 6 रेज टू पावर 5 और 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे से 1 माइनस
6/10⁻⁶ प्लस 4/4, देखो 4 6⁻5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाती है 6⁻6। 10⁻5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ फिर से क्या हो जाती है 10⁻6, यानी कि 6⁻10, 6/10⁻6 बन गया यहाँ पर भी। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे 6⁻10 को। अब हम लेंगे इसे कॉमन, 1 माइनस 6/10, 6/10⁻6 को कॉमन ले लिया तो साइड में बच गया भाई यहाँ पे 1 प्लस 4, 1 माइनस 6/10⁻6 इंटू 5। तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है भाई 0.233,280। तो जब 1 में से इसे माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 0.767 नियरली। ठीक है, नियरली इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कितना हो जाता है ये 0.767 नियरली। ठीक है, जब 1 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, हाउ मैनी डाइस मस्ट बी थ्रोन सो दैट देयर इज अ बेटर देन इवन चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6। ये बोल रहे हैं कि कितनी मतलब डाइस, हाउ मैनी डाइस मस्ट बी थ्रोन, कितनी डाइस हमें थ्रो करनी चाहिए, या फिर हमें एक डाइस को कितनी बार थ्रो करना चाहिए कि हमें जो 6 मिलने का हमारा चांस है ना, डाइस पे 6 आने का जो चांस है वो बेटर हो जाए किससे, इवन चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6 से। मतलब इवन चांस का क्या मतलब होता है, यानी कि 6 को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इवन चांस का मतलब वो हाफ से हाफ, इवन चांस का मतलब होता है हाफ, मतलब इवन चांस का मतलब कि कोई चीज़ 50% तो उसका चांस है ही कि वो होगा। ठीक है, मतलब इवन चांस का मतलब होता है कि 50% वो हो, यानी कि हाफ हो जाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें कितनी डाइस थ्रो करनी चाहिए कि हमारा 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बेटर हो इवन चांस से, यानी कि वो 1/2 से क्या हो, वो क्या हो 1/2 से ज़्यादा हो। ये हमसे ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये हमसे बोलना चाहते हैं भाई हमारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ से ज़्यादा हो जाए, हमें कितने डाइस थ्रो करने चाहिए। ठीक है, यानी कि सक्सेस क्या है भाई, 6 आना चाहिए डाइस पे। ठीक है, सक्सेस क्या है, गेटिंग अ 6 ऑन डाइस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो हम एक बार किसी डाइस को उछाले उसी से निकल आएगी, एक बार किसी डाई को हम थ्रो करें और 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नीचे आएगा टोटल। तो डाइस पे टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स हैं जो आ सकते हैं उछालने पर, भाई 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है, टोटल है 6, लेकिन हमें चाहिए है 1 2 3 4 5 6 में से सिर्फ 6। तो ये एक है काउंटिंग में, फेवरेबल केस एक है, टोटल नंबर्स हैं अपने 6। तो ये हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम क्यू निकालेंगे, क्यू क्या होता है 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/6 जो कि हो जाता है 5/6। ठीक है, हमें क्यू मिल गया है कितना 5/6।
हाउ मैनी डाइस मस्ट बी थ्रोन, या फिर हम एक ही डाइस को कितने बार थ्रो करें। मस्ट बी थ्रोन कि हमें डाइस कितने बार उछालने ये तो हमें निकालना ही है, यानी कि n हमें निकालना है। ठीक है, n हमें निकालना है, सही। n हमें चाहिए, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा है कि 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1/2 से बड़ी हो जाए। ठीक है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1/2 से ग्रेटर हो जाए। हम पहले निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इन n ट्रायल्स। भाई हमने कुछ n ट्रायल्स किए हैं, क्योंकि n ही हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें n ट्रायल्स में एक भी 6 ना मिले। 6 आना ही हमारी सक्सेस है, और एक बार भी 6 ना आए यानी कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी इसकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 निकाल रहे हैं हम पहले, कि हमें एक बार भी 6 ना मिले। तो ये क्या हो जाएगा भाई, NCR होता था, R की वैल्यू यहाँ पे 0 है। P रेज टू पावर R, P कितना है 1/6 रेज टू पावर R यानी कि 0, और Q यानी कि 5/6 रेज टू पावर n-0। ये कितना आ जाता है भाई, n से 0 1, इसकी भी पावर 0, ये भी 1 हो गया, और ये बच गया 5/6 रेज टू पावर n। मतलब n ट्रायल्स में हमें एक बार भी 6 ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6 रेज टू पावर n। चाहिए हमें किसकी प्रोबेबिलिटी, कि 6 आए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, हाफ से ज़्यादा हो जाए। 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, तो 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें चाहिए, हमने ये भी देखो बात होती है कि हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A चाहिए, ये हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा भैया, ठीक है, समझाने के लिए कि अगर हमें किसी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 - P A0। मतलब हम 1 में से उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर घटा दे तो वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही आएगा। तो अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो कि 1/2 से बड़े करेंगे हम, तो हमें चाहिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमने निकाल लिया है कि n ट्रायल में 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या हमें जो चाहिए उसको हम 1 - हमें चाहिए क्या है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी n ट्रायल्स में, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं कि 1 - 6 न आने की प्रोबेबिलिटी, और 6 न आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6 रेज टू पावर n। यानी कि हम क्या करेंगे, 1 - 5/6 रेज टू पावर n, इस यही क्या हो जाएगी, हमारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि इन्होंने बोला है कि ग्रेटर देन किससे हो, मतलब बेटर देन इवन चांस का मतलब वो ग्रेटर देन 1/2 हो। अब हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। हमें चाहिए थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1/2। ये कंडीशन दी हुई थी, n निकालने के लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1/2 हो जाए, ठीक है। और 6 को पाना ही यहाँ पर एक टाइप से हम मान रहे हैं कि अपना इवेंट A है।
तो अगर हमें ये चाहिए तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि क्या हम p गेटिंग 6 को 1 माइनस p नॉट गेटिंग 6 भी लिख सकते हैं। और ये जो सारी बात हो रही है n ट्रायल्स में हो रही है, ठीक है, नॉट गेटिंग 6 इन n ट्रायल्स, कि भाई n ट्रायल्स में हमें एक बार भी 6 ना मिले। तो इसकी सहायता से हमने ये लिख दिया, इस चीज़ को ये लिख दिया। तो 1 माइनस p नॉट गेटिंग 6 इन n ट्रायल्स, इसका मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन 1/2 है। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितने आई है 5/6 रेज़ टू पावर n, तो वही हमने लिखा है, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं उस तरफ, 1 माइनस 1 ये इस तरफ आएगा तो -1/2, ये साइन यू का यूँ, ये इस तरफ माइनस था उस तरफ प्लस हो गया, 5/6 रेज़ टू पावर n, ये 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2 ग्रेटर देन 5/6 रेज़ टू पावर n। इसको हम इस तरफ ले आए अगर, तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। कंडीशन अपनी ये बनी है, हमारी ये कंडीशन बनी है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, ठीक है, ये कंडीशन कब, किस n के लिए अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, n की किस वैल्यू के लिए उन्होंने बोला था कि हमें कितने डाइस थ्रो करने चाहिए कि वो क्या हो जाए भाई 1/2 से बड़ी हो जाए, ठीक है, मतलब कम से कम कितने n, ठीक है, हमें n कितने थ्रो करने पड़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए यहाँ पर 1/2 से बड़ी हो जाए। तो हम उस चीज़ को सॉल्व करते हुए हम आ गए थे इस इक्वेशन पर कि 5/6 रेज़ टू पावर n की वैल्यू लेस देन 1/2 आ जाए, ठीक है। तो हमने देखा लाइक हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट की, फिर 4 जब हमने पुट की ना, तो n इक्वल्स टू 4 पर पहले बार क्या हुआ था, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई थी, ये वाली, ठीक है। n इक्वल्स टू 4 पे आके पहली बार ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, इट इज सेटिस्फाइड, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पर ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। बट उन्होंने हमसे यही पूछा था कि हमें मस्ट डाई कम से कम कितने बार थ्रो करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है 4 से बड़े सब पर, 4 और 4 से बड़े ऊपर, तो कम से कम तो क्या हुआ 4, यानी कि ही मस्ट थ्रो 4 टाइम्स, ठीक है, उसे कम से कम 4 बार तो थ्रो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब हमारा n हमें मिल गया है, ये तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है भाई, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है। बट जो हमें चाहिए था वो हमें ये चाहिए था कि कम से कम कितने बार थ्रो करनी पड़ेगी, मतलब 4 बार तो थ्रो कम से कम करनी ही पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/2 से बड़े हो जाए, कम से कम है 4, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन। एक डाई को हमने क्या किया, बार बार थ्रो किया, until 3 6s आर obtained, जब तक कि हमें 3 बार 6 ना मिल गया हो, ठीक है, मतलब 3 बार हमें 6 चाहिए, जब तक कि 3 बार 6 ना मिल गया तब तक हमने उस डाइस को बार बार डाई को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6
इन द सिक्स्थ थ्रो ऑफ अ डाई। ये पूछ रहे हैं कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीसरी बार जो 6 मिलना है ना, क्योंकि हमें 3 बार जब तक 6 मिलेगा ना, जब 3 बार 6 मिलेगा हम तब भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने वाले हैं। तो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि थर्ड 6 जो हमें मिला है ना, वो छठी बार जब डाई को थ्रो किया ना तब मिला है। क्या इसका एक और इनडायरेक्टली एक मतलब और हो जाता है कि हमें छठी बार थ्रो करने से पहले कितनी बार थ्रो कर चुके हैं? 5 बार। यानी कि 5 बार जब हमने थ्रो किया तो 2 बार 6 तो मिल ही गया इसका मतलब, ठीक है। तभी क्या हो सकता है, 6th थ्रो के अंदर जो हमें 6 मिला वो कौन सा मिला? थर्ड नंबर का 6 मिला है। यानी कि छठी बार से पहले हमने जितने बार भी डाई को थ्रो किया ना, उनमें हमें कम से कम 2 बार 6 तो मिल ही चुका है। कम से कम नहीं, मतलब 2 बार 6 तो उन्हीं में मिल गया है भाई। 5 थ्रो में 2 6 मिल चुके हैं, लेकिन जो तीसरा 6 है ना वो छठी बार जब डाई को थ्रो किया ना तब मिला है, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका स्टेटमेंट क्या है? एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन। एक अनबाइस्ड डाई को हमने क्या किया? बार बार थ्रो किया। अनटिल 3 6 आर ऑब्टेन, जब तक कि 3 6 हमें ना मिल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ डाई। प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमें जो थर्ड 6 है ना वो किस में मिला है? 6th थ्रो में मिला है। यानी कि इन्होंने एक चीज़ तो हमें बता ही दी कि अगर थर्ड 6 जो है वो 6th थ्रो में मिला है, यानी कि पहले जो 5 थ्रो उसने कर लिया उसमें 2 बार 6 तो मिल ही चुका है उसको, ठीक है। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब हुआ। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम पहले 2 इवेंट्स को कंसीडर करेंगे। कौन से? ए और बी। पहले हम बताते हैं कि इवेंट ए क्या है। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट two 6s are obtained in the first 5 throws. 2 6s are obtained in the first 5 throws of a die। क्योंकि 2 बात यहाँ से इस चीज़ से ये क्लियर हो गया था। इन्होंने बोला है ना कि जब छठी बार थ्रो किया ना तब तीसरा 6 मिला है, यानी कि जो उससे पहले उसने 5 थ्रो कर लिया ना उसमें 2 बार तो उसको 6 में ले चुका है। तो इवेंट ए हमने ये मान लिया। और लेट बी द इवेंट, अब बी इवेंट मान लिया। बी द इवेंट ऑफ obtaining a 6 obtaining a 6 in the 6th throw of a die, ठीक है। मीन्स हमने इसको 2 पार्ट बना लिए इस क्वेश्चन के। ये हमसे पूछ रहे हैं ना कि छठी बार जब थ्रो किया है ना तब हमें तीसरा 6 मिलना चाहिए। तो यानी कि पहले 5 बार जो हमने थ्रो किया उसमें 2 बार 6 तो हमें मिल ही चुका है। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब 2 इवेंट्स में बांट लिया। ए इवेंट हो गया कि पहले 2 जो 6 मिले हमें वो फर्स्ट 5 थ्रो में पहले 2 6 मिल गए, और तीसरा 6 मिला है भाई। इवेंट भी मान लिया कि तीसरा 6 हमें मिला है 6 थ्रो ऑफ डाइस के अंदर। जो टोटल हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए
वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं अपने डाई को थ्रो करने वाले, तो इसीलिए क्या थे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, इन दोनों का वो इंटरसेक्शन है। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही होगी, क्योंकि इसने बोला है कि 6 थ्रो में जो मिला है ना, वो 3rd 6 होना चाहिए। यानी कि 2 जब इनमें मिल चुके होंगे पहले 5 थ्रो के अंदर, जब इसको 2 बार 6 मिल चुका होगा, तभी जो तीसरी बार जो 6 मिला है वो ही क्या होगा, तब जाके हमारे क्या होंगे 3 6 तभी तो पूरे होंगे। जब पहले 5 में 2 मिल जाए और छठे थ्रो में 1 बार 6 मिल जाए, तभी क्या होगी, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें कि 3rd 6 6th थ्रो में मिले, तभी तो वो चीज़ पूरी होगी। जब 2 पहले मिल चुके होंगे तभी तो इसको हम 3 मानेंगे ना। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, दोनों का इंटरसेक्शन होगी, मतलब दिस एंड दिस, इसीलिए क्या हुआ अपना मल्टीप्लाई। कि 3rd 6th थ्रो में कब माना जाएगा, जब पहले 5 में 2 बार 6 मिल चुका हो, और जब छठी बार हमने उस डाई को थ्रो किया तब फिर हमें 6 मिल गया है, तब जाके ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो 3rd 6 मिलेगा 6th थ्रो के अंदर। इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोनों इवेंट्स हैं और नहीं है, एंड है यहाँ पर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इन दोनों का एंड चाहिए भाई, ये हो प्लस ये हो, तब जाके हमारी बात पूरी होती है ये वाली कि 3rd 6 किस में मिल रहा है, 6th थ्रो के अंदर। अब हमें निकालना है ये और ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो देखो सीधा हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना वो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब तो बस क्या है, 6th थ्रो से हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक टाइप से क्या बन गया कि एक डाई को उछाले और 6 मिले, इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ डाई। अब चाहे हमने उस डाई को छठी बार थ्रो किया था चाहे 5वें बार, उससे क्या मतलब है, हमें सिंपली क्या चाहिए कि एक डाई उछाले और 6 मिला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो सिंपली क्या आ जाती है, टोटल होते हैं नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। हमारे फेवर में कौन है भाई, 6 लेना, तो इसलिए फेवरेबल केस हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आ जाता है भाई डायरेक्ट, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, अब उसको कैसे निकाल सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए क्या है कि हमने 5 बार डाई को थ्रो किया और 2 बार हमें 6 मिला, 6 पाना ही हमारी क्या है, सक्सेस है। यहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स हो गए अपने भाई, 5 बार हमने डाई को थ्रो किया, ये क्या हो जाते हैं, ये बर्नौली ट्रायल्स हो जाते हैं। तो यानी कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे, 5 बार डाई को थ्रो किया यानी कि एन हो गया 5, 2 बार 6 मिल गया यानी कि सक्सेस मिली 2 बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, 6 पाना, यही तो हमारी सक्सेस है, और 6 किसी एक ट्रायल में 6 आने की प्रोबेबिलिटी यही है 1/6, और क्यू क्या हो जाएगा 1 - p यानी कि 5/6। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल सकते हैं, क्या हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या चाहिए बस, अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का क्या मतलब है कि 2 बार हमें सक्सेस मिल जाए। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया और 2 बार 6 मिले, तो NCR, N मतलब 5, CR का मतलब है भाई 2, P यानी कि 1/6 की पावर R होती है 2, 5/6 की पावर हो जाती है 5 - 2 यानी कि 3। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 5C2 है, इसकी वैल्यू आती है 10, 1/6 स्क्वायर होता है 36, और यहाँ पर हमें चाहिए भाई
5 रेज टू पावर 3 होता है 125 और 6 रेज टू पावर 3 कितना होता है भाई 216। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है भाई 625 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 625 अपॉन 3888। ठीक है, ये आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई इस तरह। ठीक है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम निकाल चुके हैं। हमें चाहिए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो वो क्या करने हैं, बस इनकी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है 625 अपॉन 388 3888 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया 1 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा भाई 625 अपॉन इन दोनों के मल्टीप्लाई से आता है 23328। ठीक है, तो फाइनली यही है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हम लिख देंगे लास्ट में कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ डाई इज दिस। तो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको ट्राई करना है और कमेंट्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक हमारा अनबायस्ड कॉइन है, उसको हमने 10 टाइम्स टॉस किया है। फाइंड बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या क्या गेट करना हमें, एग्जैक्टली 6 हेड, एट लीस्ट 6 हेड, एट मोस्ट 6 हेड एंड एट लीस्ट 3 हेड्स। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। बस हमें इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, सक्सेस। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बिल्कुल ईजी है। कॉइन को उछालने में हेड आए हेड ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल ही सकते हैं। एन हमारे पास है ही, पी क्यू आ जाएगा। बस हमें आर के लिए इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।